आज का यह वीडियो आधुनिक काल पर आधारित है। आधुनिक काल में अंग्रेजों के शासन काल में कितने विद्रोह हुए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बिहार में यूरोपियों के आगमन से लेकर 1857 तक अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध कितने जन आंदोलन हुए, इस पर आज चर्चा करेंगे। अंग्रेजों के आने से जनजातीय लोगों को अपनी पहचान और स्वतंत्रता खतरे में पड़ती दिखाई देने लगी थी। 17वीं शताब्दी के अंत में जनजातीय विद्रोह शुरू हो गए थे, जबकि अंग्रेज यहाँ केवल 2 दशक पहले ही आए थे। इन जनजातीय विद्रोह में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का भी हाथ रहा है। अंग्रेजी शासन में कुल 13 जनजातीय विद्रोह हुए हैं। इनमें से कुछ मुख्य विद्रोह का वर्णन हम आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बीपीएससी के मेंस में पर आधारित है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी के मेंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाड़ विद्रोह क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। छोटा नागपुर के तमाड़ को मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम में जो विद्रोह छेड़ा उसे तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1782 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा की गई थी। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी विद्रोह था, जो रुक कर 6 चरणों में संचालित हुआ था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सन 1789 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ जो आंदोलन किया, इतिहास में उसे तमाड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से जानें। जब अंग्रेजों ने वर्ष 1771 में छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमाया तो उन्हें वहां के राजाओं और जमींदारों का संरक्षण मिला, जिससे इन लोगों को प्रजा के शोषण की छूट मिल गई। जमींदारों ने किसानों की जमीनों की हड़पनी शुरू कर दी। इस शोषण नीति से उरांव जनजाति के लोगों में विद्रोह की आग को भड़का दी और इस जनजाति ने सन 1789 में अपने विद्रोही तेवर दिखाने शुरू कर दिए और जमींदारों पर टूट पड़े। सन 1994 तक इन विद्रोहियों ने जमींदारों को इतना भयभीत कर दिया कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। अंग्रेजों ने परिस्थितियों को भांपा और पूरी शक्ति से विद्रोह को कुचल दिया। इससे कई व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ और कुछ समय तक शांति बनी रही। लेकिन जब दोबारा उनकी जमीन को हड़पा जाने लगा तो यह विद्रोह व्यापक हो गया। इस तरह यह रुक कर करीब 6 चरणों में यह विद्रोह हुआ है। अब आगे चलते हैं। क्या है चेरो विद्रोह? चेरो विद्रोह क्या है? इस विद्रोह को एक तरह से राजगद्दी की लड़ाई कहा जा सकता है, जो सन 1800 में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति के विरुद्ध में हुआ, जब कंपनी ने कूटनीति से जयनाथ सिंह को पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया। कुछ समय बाद गोपाल राय कुछ विद्रोही चेरो सरदारों के साथ मिल गया, जिससे अंग्रेज खफा हो गए, यानी रुष्ट हो गए। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में डाल दिया और उसके बाद चूड़ामन को वहाँ का राजा बना दिया। चूड़ामन जो था वो प्रत्येक कार्य यानी सभी कार्य अंग्रेजों की सलाह से ही करता था, जिससे जनजातीय हित प्रभावित होते थे और लोगों में असंतोष व्याप्त हो जाता था। तब चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया। चूड़ामन राय ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई और इस विद्रोही दल पर टूट पड़ा। कर्नल जॉस ने इस विद्रोह को कुचलने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लगभग 2 वर्षों तक चेरो विद्रोही अंग्रेजों और चूड़ामन राय को छकाते रहे, लेकिन जब अंत में भूषण सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1802 में इस विद्रोही नेता को फांसी दे दी गई और इसके बाद यह विद्रोह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, वो विद्रोह क्या है? तो सन 1820 से 22 में छोटा नागपुर के ही सिंहभूम जिले में, जो अभी झारखंड राज्य में है, वहाँ के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध हो जनजातियों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। अंग्रेजों के आने से पहले हो लोग अपने राजा के प्रति वफादार थे और इनका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों ने सिंहभूम को अपने कब्जे में लिया
तो सिंहभूम के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप अपने ही हो मित्रों के साथ वह दुर्व्यवहार करने लगा। तो वो लोग भड़क उठे। अंग्रेज मेजर रूसेज ने भी इन लोगों को अपने कई स्वार्थों में प्रयोग किया और इन्हें झूठे आश्वासन देकर बेवकूफ़ भी बनाया। तब वो लोग जल्दी ही समझ गए थे कि उन्हें मूर्ख बनाकर उनके भोलेपन का लाभ उठाया जा रहा है। जब इन्होंने इसका विरोध किया तो रूसेज समझ गया कि ये लोग अब विद्रोही होते जा रहे हैं। उनके विद्रोह की झलक चाईबासा में ही दिखाई दी। जब अंग्रेज़ों का एक दल जब वापसी कर रहा था तो उनको लूट लिया गया और कुछ लोगों की जान भी ले ली गई। इससे रूसेज घबरा गया और उसने अपनी सेना को गुटलोर गांव भेज दिया, जहां वो लोगों की संख्या अधिक थी। और वहां अंग्रेज़ों ने वहां के गांव में आग लगाने के साथ साथ वहां बहुत बड़ी तबाही मचाई। वो लोगों ने भी हथियार नहीं डाले और वे भी जी जान लगाकर लड़ते रहे। रूसेज को वहाँ की हालत चिंताजनक लगने लगी। तब उसने और सैनिकों को बुला लिया। 1 महीने तक लगातार संघर्ष करने के बाद वो विद्रोहियों के साथ अंग्रेज़ों ने कुछ शर्तों और करों के साथ शांति स्थापित करवाया और आत्मसमर्पण करवाया। इस तरह वो विद्रोह का दमन हुआ। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह क्या है? तो कोल विद्रोह जो है वो कोल जनजातियों द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया एक संयुक्त विद्रोह है, जिसमें छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम की कई जनजातियां शामिल थीं। अंग्रेजों का समर्थन जब जमींदारों को मिल गया तो इन जमींदार किसानों का ऐसा खून चूस रहे थे, ये जमींदार लोग किसानों का ऐसा खून चूस रहे थे कि इन्हें भोजन के लिए भी तरसना पड़ रहा था। कितने आवंछित कर और जबरन वसूली ने इन लोगों के खून के आंसू रुला दिए थे। कृषि और शिकार पर आश्रित इन लोगों से मनमाना कर वसूलने के लिए इन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे तथा कर नहीं दिए जाने पर इनकी ज़मीन डिकू, जिसे बाहरी लोग कहा जाता है, इन डिकू को दे दी जाती थी। जमींदार इनसे बेगार कराते थे। वे स्वयं पालकी पर चलते और कहारों का कार्य आदिवासी लोग करते थे। इनके पशुओं की देखभाल भी आदिवासी ही करते थे। कैथबर्ट ने कहा था कि इन जमींदारों ने किसानों पर इतने अत्याचार किए कि गांव के गांव उजड़ गए। इस सामंती व्यवस्था में जमींदार शायद ही किसानों के हित की कोई बात सोचता हो और प्रशासनिक वर्ग अलग से इनका खून चूस रहा था, जिस कारण आबादी का ह्रास हो रहा था और लोग बस किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसानों की जमीन इनसे जबरन छीनी जा रही थी और बाहरी लोगों को दी जा रही थी। इसकी शिकायत पर किसी शासक या प्रशासक का रवैया सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं था। इस लूट, दंड और उत्पीड़न से कितनी ही जानें ले ली थी। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे नैतिक कारण थे जिन्होंने इन आदिवासी लोगों के मन में विद्रोह की भावना पैदा कर दी, जिससे इन लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और यह कभी भी ज्वालामुखी की तरह फट सकता था। मुंडा जनजाति ने बदगांव में आदिवासियों की एक सभा बुलाई, इस सभा में लगभग 700 कोल आदिवासी आए और वहीं से यह भीषण विद्रोह आरंभ हुआ, जिसकी चपेट में दीकू, अंग्रेज और उनके समर्थक जमींदार आए। विद्रोहियों ने गांव के गांव जला दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस विद्रोह और इसके तत्कालीन कारण से विद्रोह की आग को सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग और मानभूम तक के क्षेत्रों में इसकी ज्वाला भड़क उठी और इस विद्रोह में लगभग 1000 लोग मारे गए थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रामगढ़ में सेना एकत्रित की और बाहर से भी सेना बुलाई। इसमें विद्रोहियों का नेतृत्व जो थे वो बुद्धू भगत, सिंह राय और सूर्य मुंडा कर रहे थे, जबकि अंग्रेजी सेना की कमान कैप्टन विल्किंस के हाथों में थी। जब अंग्रेजी सेना का विद्रोह से सामना हुआ तो वहाँ बहुत जन धन की हानि हुई और बुद्धू भगत अपने 150 सहयोगियों के साथ मारा गया। यह विद्रोह जो था वो लगभग 5 साल तक चला, जिसमें मरने वाले विद्रोहियों की संख्या अधिक थी। तब वहाँ की कंपनी को इसकी चिंता हुई। तब कंपनी ने विद्रोह के कारणों की जांच पड़ताल की और झारखंड में शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया। बेहतर न्याय व्यवस्था और पारदर्शी प्रणाली के गठन की आवश्यकता महसूस हुई उन्हें। उस समय
तो झारखंड में अंग्रेजों ने बंगाल के ही समान नियम लागू कर रखे थे, लेकिन जब परिस्थिति में जटिलता को देखकर कंपनी ने रेगुलेशन 13 के नाम से एक नया कानून बनाया, जिसके अंतर्गत रामगढ़ जिले को विभाजित किया गया। एक और अलग नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया, जिसमें जंगल महाल और डिब्यूटरी महाल के साथ एक नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। इस व्यवस्था में विल्किंस को पहला गवर्नर बनाया गया, जो पहले सेना में कैप्टन था और इस विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था। ये कोल विद्रोह जो है झारखंड के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके अनेक दूरगामी परिणाम हुए थे। इसी विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह क्या है? तो भूमिज विद्रोह जो इस समय का बंगाल राज्य है, वहाँ के मिदानपुर जिले के धौलभूम और जंगल महल क्षेत्र में स्थित आदिवासियों द्वारा सन 1832 से 33 के दौरान किया गया विद्रोह है। इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था, जो राजा बेलाक नारायण के पोते थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा कहा था, जबकि इतिहासकार इसे चुआड़ विद्रोह कहते हैं। यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। इस विद्रोह के पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे, साथ ही मूल रूप से यह विद्रोह आदिवासी उत्पीड़न से उपजा था। बड़ा भूम की जागीर को गंगा नारायण से उसके भाई माधव सिंह ने हड़पने का षड्यंत्र रचा था। माधव सिंह जो था वहाँ का दीवान था, उसने जनता का बहुत शोषण किया था। जब गंगा नारायण ने इसका विद्रोह किया तो वो कंपनी सेना के शरण में जा पहुंचा। गंगा नारायण ने भी हालत की गंभीरता को समझा और उसने उन जमींदारों से संपर्क किया जो अंग्रेजी व्यवस्था से त्रस्त थे। इसके साथ साथ गंगा नारायण को जनजातीय लोगों का भी समर्थन मिला, क्योंकि आदिवासी लोग भी इस व्यवस्था से बहुत निराश थे। कोल और हो जाति के लोग तो बुरी तरह से नाराज थे। इस तरह से गंगा नारायण के नेतृत्व में एक संयुक्त विद्रोह की भूमिका बनी, जिसमें जनजातीय लोगों की भूमिका रही। वर्ष 1832 में ही जब कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास चल रहा था, तभी उस दौरान गंगा नारायण ने अपने विद्रोही गुट के साथ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इसी विद्रोह को अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह की संज्ञा दी। जल्द ही यह विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया और कंपनी सेना इन विद्रोहियों को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बैटन और टिमर के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना को निकाला। खरसावां का ठाकुर जो था वो भी अंग्रेजों की ओर से लड़ रहा था। इस बड़ी लड़ाई में गंगा नारायण मारा गया और खरसावां के ठाकुर ने उसका सिर काटकर कैप्टन विल्किंस को उपहार में भेंट किया। विद्रोह का दमन हो चुका था, लेकिन विल्किंस को इस विद्रोह ने कुछ और सोचने पर विवश कर दिया। उसने अपने अधिकारियों को इस स्थिति को समझाकर उनसे परामर्श लिया और जंगल महाल में प्रशासनिक परिवर्तन की आवश्यकता बताई। उसने रेगुलेशन 13 के अंतर्गत जंगल महाल जिला को स्थगित कर उसकी दीवानी अदालत बंद कर दी और नई गठन नीति लागू की। इस तरह से भूमिज विद्रोह भी प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार का एक कारण बना। अंग्रेज अधिकारी जान गए थे कि आदिवासी लोग तो न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता न मिलना और उसका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न रोज नए विद्रोह को जन्म देने वाला कारण था। प्रशासनिक व्यवस्था को गवर्नर के अधीन करके इस दिशा में एक सार्थक कदम उठाया गया था। इस तरह यह भूमिज विद्रोह का दमन हुआ। संथाल विद्रोह क्या है? तो बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के जमींदारों द्वारा सताए गए संथाल 1790 में ही संथाल परगना क्षेत्र, जिसे दामिन ए कोह कहा जाता है, में आकर बसने लगे। इन्हीं संथालों द्वारा किया गया यह विद्रोह झारखंड के इतिहास में सबसे अधिक चर्चित हुआ, क्योंकि इसने कंपनी और उसके समर्थित जमींदारों, सेवकों और अधिकारियों को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि पहुंचाई थी। इस प्रकार विद्रोह के कारणों में कृषक उत्पीड़न प्रमुख था। संथाल जनजाति भी कृषि और वनों पर निर्भर करती थी, लेकिन जमींदारी प्रथा ने इन्हें इनकी ही भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज के समर्थक जमींदार पूरी तरह से संथालों का शोषण कर रहे थे और साथ ही कंपनी ने कृषि करों को इतना अधिक बढ़ा दिया
था कि संथाल लोग इसे चुकाने में अक्षम थे। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों के आवागमन ने इन संथालों को अपनी ही भूमि पर सिमटने को विवश और निर्धन कर दिया था। संथाल लोग जीवन निर्वाह के लिए साहूकारों और जमींदारों के शोषण चक्र में फंस रहे थे। ये लोग ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते थे और फिर वसूली के नाम पर मानसिक और शारीरिक शोषण भी करते थे। न्याय व्यवस्था भी इन्हीं संपन्न और समृद्ध शोषकों के साथ देती थी। इस उत्पीड़न का जाल से बाहर निकलने का मार्ग संथालों के सामने न होने पर वे लोग आत्महत्या करने लगे। ऐसी विकट स्थिति में तो साधारण लोग ईश्वर के अवतार को ही कामना करते हैं। ईश्वर भी ऐसे लोगों की पुकार अनसुनी नहीं करता। तभी तो संथालों के ऐसे घोर उत्पीड़न का विरोध करने सिद्धू कान्हू नाम के दो जवान सामने आए। इन दोनों ने दिन रात एक करके संथालों में विद्रोह का साहस भरा और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1855 में हजारों संथालों ने भोगनाडीह के चुन्नू माझी के 4 पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में एक सभा की। सिद्धू कान्हू ने लोगों में एक नई ऊर्जा उत्साह भर दिया। उन्होंने एकजुट होकर अपनी भूमि से दिक्कुओं को चले जाने की चेतावनी दी। इन दिक्कुओं में अंग्रेज और उनके समर्थित कर्मचारी, अधिकारी और जमींदार थे। सरकारी आज्ञा न मानने, लगान न देने की घोषणा की गई। इसी बीच दरोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी गई। चेतावनी देने के 2 दिन बाद संथालों ने अपने शोषकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। अंबर के जमींदार की हवेली जला दी गई। महेशपुर राजमहल पर विद्रोहियों ने कब्जा करने का प्रयास किया। अधिकारी और जमींदार इनके मुख्य निशाने पर थे। फिर जो बाहरी व्यापारी लोग थे उनके मकान और दुकानों को तोड़ दिया गया। यह खुला सशस्त्र विद्रोह था जो कहलगांव से राजमहल तक फैल गया। यह विद्रोह 1856 में बीरभूम, बांकुड़ा और हजारीबाग में भी फैल गया। इन विद्रोह को देखकर अंग्रेजी कंपनी चिंतित हो गई और बातचीत के लिए संथालों को समझाने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन इनके धैर्य की सीमा पार करके उपजा संथालों का आक्रोश कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। संथाल तो अपनी भूमि से अंग्रेज और उनके समर्थकों को भगाने या समाप्त करने की शपथ ले चुके थे। अंग्रेजों के कार्यालयों को भस्म किया जाने लगा। जहाँ भी कोई अंग्रेज दिखाई देता उन्हें वहीं ढेर कर दिया जाता था। संथाल साक्षात काल बन गए थे। दुर्दांत होकर उन्होंने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मार डाला। संथालों के हंगामे से अंग्रेजी प्रशासन में हड़कंप मच गया। तब कंपनी ने सेना को खुली छूट देकर इस विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने भी संथालों के प्रति बहुत बर्बरता दिखाई और उनके गांव के गांव जला दिए। अंग्रेजी सेना संथाल के नेताओं की धरपकड़ में दिन रात एक करने लगी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। अधिकांश विद्रोही नेता या तो मारे गए या फिर बंदी बना लिए गए। चांद और भैरव को गोलियों का शिकार होना पड़ा। सिद्धू और कान्हू पकड़े गए और उन्हें बरहेट में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह को फिर कुछ सफलता अवश्य मिली, लेकिन संथालों ने अपने क्षेत्र में से अधिकांश अंग्रेजों और समर्थकों को या तो मार दिया था या भगा दिया था। जो शेष बचे थे वे भी बहुत समय तक आतंक के साए में जीते रहे। इस विद्रोह के जनक सिद्धू और कान्हू वर्तमान झारखंड के लोगों के लिए पूजनीय हो गए और आज भी इन्हें झारखंड के जननायक के रूप में याद किया जाता है। सिद्धू कान्हू की गाथाएं आज भी झारखंड के लोगों के लिए ओज और शक्ति की प्रेरणा स्रोत। जनवरी 1856 तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन सरकार ने संथालों की वीरता और शौर्य को स्वीकार किया। सरकार को प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई और एस्ले एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। इस तरह से यह संथाल विद्रोह समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, सरदारी आंदोलन क्या है? तो सरदारी आंदोलन को मातृभूमि की लड़ाई या जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है। वो विद्रोह तथा कोल विद्रोह के दौरान उत्पीड़न के कारण छोटा नागपुर से बहुत से आदिवासियों ने असम के चाय बागानों की तरफ पलायन कर लिया था और वहीं बस गए थे।
उनके नहीं रहने पर दूसरे लोगों ने उनकी ज़मीन को हथिया लिया था। कुछ वर्षों के बाद जब वे लोग लौटकर अपनी ज़मीन पर आए तो नए मालिकों ने उनकी ज़मीन को लौटाने से इनकार कर दिया। इस पर आदिवासियों ने अपनी मातृभूमि और अपनी ज़मीन को पाने के लिए लगभग 40 वर्षों की लंबी लड़ाई लड़ी। इसी लड़ाई को सरदारी आंदोलन कहा जाता है। इस लड़ाई में उरांव और मुंडा जाति के लोग शामिल थे और इसका नेतृत्व विभिन्न कोल सरदारों ने किया था। यह आंदोलन 1858 से लेकर 1895 तक 3 चरणों में चला था। सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण को भूमि आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन छोटा नागपुर के आदिवासियों के भू समस्या को मिटाने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारों को भगाना, बैठ बेगारी का खत्म करना, राजहंस जमीन पर मनमाने लगान वृद्धि जैसे कानून खत्म करवाना तथा अन्य भूमि संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करना था। सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण को पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में आदिवासी अपने पुराने मूल्यों और परंपराओं की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करने लगे, जबकि तीसरा चरण राजनीतिक आंदोलन कहलाता है। पहले चरण के आंदोलन के बाद भी आदिवासियों को अपनी ज़मीन से अभी भी बेदखल थे। आदिवासी अपने ज़मीन से अभी भी बेदखल थे, उन्हें उनकी ज़मीन नहीं मिली थी। पहले चरण का आंदोलन समाप्त हो गया, दूसरा भी समाप्त हो गया, तीसरा चरण चलने लगा, तब भी उन्हें अपनी ज़मीन नहीं मिली थी। वे अपनी फरियाद को लेकर विभिन्न मिशनरियों के पास गए। ज़मीन वापसी की आशा को लेकर आदिवासियों ने ईसाई धर्म को भी अपनाया, लेकिन ईसाई मिशनरी ने भी उनकी समस्या नहीं सुनी। वकीलों ने भी न्याय दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए ठग लिए। इससे आदिवासियों का न्यायालयों के प्रति मोह भंग हो गया। वे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना शत्रु मानने लगे, क्योंकि वे जमींदारों और दिकुओं की मदद करते थे। तब आदिवासियों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का निर्णय किया और सभी दिकुओं को मारने का निर्णय किया। वर्ष 1890 के आते आते इस आंदोलन ने पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले लिया। इस तरह से 1892 तक सभी कोल सरदार बिरसा मुंडा आंदोलन में शामिल हो गए और सरदारी आंदोलन समाप्त हो गया। खरवार आंदोलन क्या है? तो यह आंदोलन 1874 में आरंभ हुआ था। खरवार आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इसके साथ ही वे भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इसलिए मदिरा आदि का इसमें विरोध किया गया। आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले सफाहोर कहलाए और उदासीन लोग बावजिया कहलाए। बेमन पूजकों को बेल बरागर कहा गया। यह आंदोलन आरंभ में तो एकेश्वरवाद और सामाजिक की शिक्षा देता था, लेकिन अपने दमन के ठीक पूर्व इसने राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध एक अभियान का रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व संथाल परगना के खरवार जनजाति के भगीरथ माझी ने किया था। इसी कारण इसे भगीरथ माझी का आंदोलन भी कहा जाता है। अब अगला है बिरसा मुंडा आंदोलन क्या है? तो यह आंदोलन बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है। मुंडा जनजाति भी अन्य जनजातियों की तरह कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी परंपराओं, मान्यताओं को सहेज रही थी। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रमुख जनजातियों में से एक थी और इसके लोग कभी विवादों की सुर्खियों नहीं बने। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मुंडा लोग भी उत्पीड़न और अंग्रेजी लूटपाट से बगावत पर उतरे। इनके विद्रोह का एक मुख्य कारण इनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों की परछाई का भी पड़ना था। कुछ आपसी मतभेद जो हर जनजाति में पाए जाते हैं। ऐसे समय में बिरसा मुंडा नामक नौजवान मुंडा जनजाति के उत्थान का बीड़ा उठाकर आगे आया।
उसका यह कहना था कि वह ईश्वर की आज्ञा और शक्ति लेकर मुंडाओं को उनके अधिकार और बाहरी शक्तियों से उन्हें आज़ाद कराने के लिए अवतार के रूप में आया है। इस युवक की वाणी में ओज था और उसमें तत्कालीन व्यवस्था पर चोट करने की क्षमता भी थी। जल्दी ही कुछ मुंडा युवक प्रभावित होकर उनसे जुड़ गए। उसने धार्मिक आख्यानों के माध्यम से लोगों में नव चेतना जागृत की। इसी कारण वह छोटा नागपुर क्षेत्र में देवदूत की तरह माना जाने लगा। उसके विचारों में लगभग सभी विषयों पर मनन करने की क्षमता थी। वह सभाएं आयोजित कर लोगों को कुरीतियों से दूर करने के लिए तथा जीवन में निर्भरता को स्थान देने की बात कहता था। बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया था। यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। भले ही यह मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार माना जाने लगा। लोग उसे भगवान समझने लगे। उसने लोगों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराया, जिन्होंने मुंडा जनजाति को नए ओज से भर दिया। उसके प्रमुख उद्देश्य थे अंग्रेज सरकार का पूरी तरह से दमन कर देना। दूसरा था छोटा नागपुर सहित सभी अन्य क्षेत्रों में दीकुओं को भगा देना। तीसरा था स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। बिरसा मुंडा ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी गुरेज न करने का संदेश दिया। उसने सभी मुंडाओं को साहस के साथ इस धर्म युद्ध में कूदने का आह्वान किया और योजना बनाकर साहूकारों, जमींदारों, मिशनरियों तथा दीकुओं आदि पर हमला कर दिया। यह हमला तो जोरदार था, लेकिन शासन व्यवस्था ने उसे इतना सफल नहीं होने दिया जितना सफल होने की बिरसा ने आशा की थी। रांची में कंपनी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे मुक्ति भी मिल गई और वो फिर से अपने दल में आ गया। इस प्रकार बिरसा मुंडा ने अपनी योजना को भली भांति सुदृढ़ कर लिया। 25 दिसंबर 1897 को जब क्रिसमस का दिन था तथा ईसाई लोग इस दिन जश्न मनाने में लगे थे, हमले के लिए चुना गया। इस हमले में अधिक से अधिक ईसाइयों को मौत के घाट उतारने का संकल्प लिया गया। दिन निश्चित किया गया और निश्चित दिन पर मुंडा विद्रोहियों ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया और जश्न में डूबे ईसाइयों तथा मुंडाओं को मार दिया गया। वे मुंडाओं जो ईसाई धर्म को अपना चुके थे। यह एक बड़ा नरसंहार था जिससे ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय पुलिस बल भी इस मुंडा विद्रोह का शिकार हुई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई जब कंपनी ने रांची से सेना भेजी और निर्दयतापूर्वक इस विद्रोह को दबाया गया। बिरसा मुंडा और उसके साथी गया मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए कुछ असाध्य बीमारियों और समुचित उपचार के अभाव में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। वहीं कंपनी के लिए यह विद्रोह एक सबक सरीका साबित हुआ। उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया। अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी खुटकारी व्यवस्था को लागू किया गया। प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। आदिवासियों के दिलों में प्रशासन के प्रति घृणा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। बिरसा आंदोलन सही मायनों में एक सफल आंदोलन कहा जाता है। इस तरह से बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वह एक सफल आंदोलन बन गया। इसने जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारियों की रक्षा, धार्मिकता की रक्षा जागृत करने के साथ साथ इन्हें रूढ़ियों अंधविश्वासों के दूर रहने की प्रेरणा भी दी। इसी आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रति संवेदनशील रहने को विवश किया। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में लोगों को जागृत कर दिया, जिससे आज भी उसे भगवान बिरसा मुंडा के रूप में याद किया जाता है। अब है ताना भगत आंदोलन क्या है। तो यह आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था। यह भी एक बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक भी अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दों को लेकर आगे आए थे। इस आंदोलन ने 1914 में शुरुआत की थी। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी। इन लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी।
उनसे अधिकांशतः श्रम वाले कार्य कराए जाते थे। सुबह से शाम तक भवन, सड़क आदि के निर्माण कार्यों के लिए ये लोग ईंट पत्थर ढूंढते रहते और मजदूरी के नाम पर इन्हें कुछ विशेष नहीं मिलता था। एक प्रकार से इन्हें खच्चरों की भांति प्रयोग किया जाता था। इस आंदोलन के नायक का नाम था चतरा भगत, जो अलौकिक सिद्धियों में रत रहता था। अलौकिक सिद्धियाँ यानी कि भूत प्रेतों की साधना में रत रहता था। जनश्रुति के आधार पर इसी चतरा भगत को धर्मेश नामक उराव देवता ने दर्शन दिए और उसने कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन की शुरू करने की आज्ञा दी। तब चतरा भगत ने धर्मेश देवता का आदेश पाकर भूत प्रेत की साधना का कार्य छोड़ दिया और निरामिष हो गया। उसने लोगों को अंधविश्वास में आस्था रखने से मना किया और आचरण में सात्विकता लाने का संदेश दिया। साथ ही उसने बेगार या कम मजदूरी पर काम करने वालों को ऐसा काम न करने का आदेश दिया, जिससे लोगों में जल्दी वह लोकप्रिय हो गया और लोग उसके प्रत्येक बात को आत्मसात करने लगे। इन सबको देखकर अंग्रेज घबरा गए और उन्हें चतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया। चतरा भगत की गिरफ्तारी के बाद उरांव लोगों में रोष फैल गया। अंग्रेज इस आंदोलन से संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार करने में जुट गया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंसा भड़क उठी और एक सामाजिक जन जागरण व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबा दिया, फिर भी यह आंदोलन सामाजिक चेतना जगाने में सफल रहा। अब अगला है नूनिया विद्रोह क्या है। तो यह विद्रोह 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के 16 उत्पादक क्षेत्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। इस काल में बिहार सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। सोरा का उत्पादन बारूद बनाने के लिए किया जाता था। सोरा उत्पादन करने का कार्य मुख्य रूप से नोनिया जाति द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश कंपनी और नोनिया के बीच आसामी मध्यस्थ का कार्य करते थे, यानी बिचौनिया का कार्य करते थे। मध्यस्थ को बिचौनिया कहा जाता है, जो लोग नोनिया लोगों से कच्चा सोरा लेकर कारखानों को देते थे। आसामियों को ब्रिटिश कंपनियों द्वारा सोरा का 1/4 रकम अग्रिम रूप में, मतलब एडवांस के रूप में मिलता था। कलमी सोरा के लिए 2 से 4 रुपये प्रति मन और कच्चा सोरा के लिए 1 से 4 आना प्रति मन आसामी कंपनी से लेते थे और नोनिया लोगों को 12, 14 या 5 आना प्रति मन देते थे। जबकि अन्य व्यापारी जो कंपनी से संबंधित नहीं थे, वे नोनिया लोगों को 3 रुपये प्रति मन सोरा देते थे। अब समझिए, अंग्रेज उन्हें 12, 14, 5 आना देते थे और दूसरे लोग उन्हें 3 रुपये प्रति मन देते थे। कंपनी द्वारा नोनिया लोगों का अत्यधिक शोषण हो रहा था, इसलिए गुप्त रूप से ये लोग व्यापारियों को सोरा बेचने लगे। इसकी जानकारी जब ब्रिटिश सरकार को हुई, तब उसने नोनिया लोगों पर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की, जिससे नोनिया विद्रोह भड़क उठा था। अगला है वहाबी आंदोलन क्या है। वहाबी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलनों में वहाबी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब के अब्दुल वहाब थे। इन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से इस आंदोलन को आरंभ किया था। भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी थे। इनका जन्म 1776 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। इन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार माना था तथा अंग्रेजों द्वारा अधिकृत भारत को दार उल हर्ब कहा और उसको समाप्त करके दार उल इस्लाम की स्थापना करने की शपथ ली थी। इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमांत के कबीलाई अफगानों की सहायता से सीतना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया था। 1821 में अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया, जहां उनका संपर्क विलायत अली, इनायत अली और मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन आदि लोगों के साथ संपर्क हुआ और पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थापित किया गया। प्रारंभ में तो वहाबी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, जिसने बाद में आर्थिक एवं राजनीतिक रूप धारण कर लिया। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम और नीलहे साहबों, जमींदारों और साहूकारों के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। 1853 में अंग्रेजी सेना वहाबियों के दमन के लिए सीतना गई, जहां उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। पर फिर 1858 में पुनः अंग्रेजी सेना को सीतना भेजा गया,
जिसने वहाबियों को पराजित कर वहाँ से भगा दिया। पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली और इनायत अली ने किया था। सन 1857 में के विद्रोह में वहाबी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विलायत अली और इनायत अली के मृत्यु के पश्चात वहाबी आंदोलन का नेतृत्व मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने किया। 1861 में मलका को अपना गढ़ बनाया। 1868 से लेकर 69 तक आते आते वहाबी आंदोलन की ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई और आंदोलन स्थिर पड़ गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वहाबी आंदोलन का उदय धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन यह आगे चलकर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। यह भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने और देश को स्वाधीन बनाने के लिए भारतीयों का विद्रोह था। इस तरह से साम्राज्य के खिलाफ लड़ी जाने वाली ये सभी एक लड़ाइयाँ हैं। अगला है लोटा विद्रोह क्या है। तो सन 1857 के विद्रोह से पूर्व 1856 में मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अंग्रेजी शोषण और अत्याचार के कारण लोगों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी समय मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता था। इस समय कैदियों को जेल के अंदर पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने अचानक निर्णय लिया और पीतल के स्थान पर मिट्टी का लोटा देना आरंभ कर दिया। इससे कैदियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विद्रोह को जेल के बाहर भी फैलने की आशंका को देखकर पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया गया। इस प्रकार अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुए जनजातीय विद्रोह ने कुछ हद तक बिहार के दबे कुचले लोगों को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों में आक्रमणकर्ता, बर्बरता, आक्रोश, शक्ति संगठन और नीतिगत कारण जैसे वे सभी तत्व मौजूद थे जो विद्रोह को जन्म देते हैं। बिहार की तत्कालीन स्थिति दयनीय थी और विडंबना यह थी कि प्राकृतिक रूप से संपन्न इस क्षेत्र का शोषण और दोहन करने पहुंची बाहरी लोगों ने यहाँ की मूल जनजातियों को लगभग बेदखल कर दिया था। शिक्षा से दूर और सुविधाओं से वंचित यह जनजातीय समाज शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उसके अपने पर्वों, रीतियों और अपने सामाजिक ताने बाने में ही उनके लिए सभी खुशियाँ थीं। लगभग 300 वर्ष अस्थिरता, अराजकता, शोषण, दमन, अपमान और निर्धनता के साये में रहकर भी इन जनजातियों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा। तो यह इनकी जिजीविका ही है। इतने पर भी बिहार के लोगों ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। इन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया, जिसे हम भुला नहीं सकते हैं। ये सभी विद्रोह जो है बिहार के ही हैं। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। इसके अगले वीडियो में इस विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो बीपीएससी के मेंस की तैयारी कर रहे हैं शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।